हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे बिल्कुल बेसिक डिटेल से। और इसके बाद हम लोग जो बुक से क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे को कंप्लीट करेंगे छोटे छोटे पैकेट में। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसका नाम जान लीजिएगा तो आपको लिए ज़्यादा सहूलियत होगा। इसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब देखिए इसी में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर। और समान अंतर मतलब कि इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या समान यानी कि सबके लिए इक्वल है, यानी कि कॉमन है सबके लिए, तो कॉमन। ठीक है, और ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। ओके, अब बात को समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब ये श्रेणी का बात किया, श्रेणी होता क्या, श्रेणी मतलब सीरीज, प्रोग्रेशन। अब इस बात को समझते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2। ठीक है, और 2 के बाद यहाँ लिखते हैं 4, ये 6, ये आपका 8, और इस तरह से कंटिन्यू आगे हम लोग बढ़ते चले तो देखेंगे क्या कि 2 के बाद ये जो 4 आया है इसमें आप देखोगे गौर से तो कुछ ना कुछ चेंजिंग किया गया। और वो चेंजिंग क्या है इसमें आपका 2 का इंक्रीमेंट है। क्या है? 2 का इंक्रीमेंट है। और ऐसे इसी प्रकार आगे देखिए 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 ऐसे गया होगा। तो इस सभी में क्या है? 2 का इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट है सभी में। तो ये जो इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है ना, हर एक टर्म के बीच में जो आपका ये इंक्रीमेंट दिख रहा है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अगर ये कॉमन डिफरेंस हमेशा अगर इक्वल होगा तो दिस सीरीज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डैट मीन्स ये सीरीज जो दिख रहा है आपको, ये प्रोग्रेशन जो दिख रहा है, इसे आप बोल दोगे कि ये आपका एपी में। अगर आपको चेक करना है कि कैसे अगर है तो आप देखोगे क्या कि 4 में से 2 घटाएं। ठीक है, तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि आपका ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका सेकेंड टर्म हुआ, ये आपका थर्ड टर्म हुआ, ये आपका फोर्थ टर्म, एज ऑन ऐसे आपका कंटिन्यूअस लास्ट तक गया है, एन टर्म तक गया है। ठीक है, एन यानी कि नेचुरल नंबर का जहाँ भी जाएगा वहाँ तक जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये 2 कहाँ से आया? 2 में हमने 2 को जोड़ा, यानी कि इसको निकालने का तरीका क्या हो गया कि 4 में हमने 2 को घटा लिया तो ये आपका 2 आ गया। डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, अंतर है ना। तो 6 में 4 को घटाइएगा 2 आ जाएगा, 8 में 6 को घटाइएगा 2 आएगा। ओके, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर 4 में से 2 को घटाया 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाया फिर भी 2 आया, 8 में से 6 को घटाया फिर भी 2 आया, और ऐसे ही आगे आपका चलता रहेगा। तो क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना कि A2 माइनस में A1 इक्वल टू, अगर आपका डिफरेंस है तो एज ऑन A3 माइनस A2, ये भी तो आपका डिफरेंस ही होगा ना। और ऐसे ही आगे बढ़ते चले हम लोग तो A4 में से अगर हम लोग A3 को घटाएंगे, A4 माइनस में A3, तो ये भी तो आपका डिफरेंस ही होगा ना, है कि नहीं। तो ये अगर कंटिन्यू सीरीज है तो क्या हम लोग सभी के लिए एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं क्या कि A2 माइनस में A1 इक्वल टू A3 माइनस का A2 इक्वल टू A4 माइनस का A3। ठीक है, और ये ऐसे ही आपका सोन एज ए। तो ये सभी के सभी किसके लिए? डिफरेंस के लिए। अगर कोई सीरीज AP में होता है तो ये सारे के सारे टर्म्स ट्रू हो जाएंगे। क्लियर? अगर किसी सीरीज को चेक करना है कि आपका AP में है या फिर नहीं है तो हमें सबसे पहले यही चेक करना पड़ता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, सिक्स्थ में से 5 को, इस तरह से जस्ट अगला वाला में से प्रीवियस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि सभी का क्या डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो अगर आता है तो हम लोग सीरीज को बोलते हैं कि सीरीज AP में है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो सीरीज बना आपका 2, 4, 6, 8, ये जो सीरीज बना है इसे हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये जो आपका फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपको यहाँ पर सबसे पहला वाला, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, अब इतना बात समझ गए होगे तो कुछ इससे कंक्लूजन निकलता है, उसे भी हम लोग गौर से देखते चलते हैं। सपोज किसी 2 टर्म को हम यहाँ पे लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इन दोनों को कंसीडर करते हैं। अगर इन दोनों को कंसीडर करते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं फिर से कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस में A2। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो देखोगे यहाँ पर A2 आपका पहले से यहाँ पर इसे मैंने इधर बुला लिया था, प्लस का A2 हो जाएगा ना, इक्वल टू A3 का A3, माइनस का चीज़ उधर जाएगा तो ये आपका प्लस का A1 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे प्यारा से A1 A3,
फाइनली हमारे पास जो आएगा A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 डिवाइड में 2, ये 2 आपका नीचे चला गया। ठीक है, तो ये से एक कंक्लूजन निकल गया कि सपोज कि अगर आपके पास 3 टर्म है, 3 टर्म में इधर लिख दूँ कि अगर सपोज मान लेते हैं कि A B C आर इन ए पी, अगर ये तीनों ए पी में है तो इसके लिए हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका सेकेंड टर्म है, जो आपका सेकेंड टर्म बच्चों, जो आपका सेकेंड टर्म है ये किसके फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के एडिशन के बाई में 2 लगाने पर ये आपका आता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के मिड यानी कि इसको जोड़ के अगर हाफ कर दीजिएगा तो ये आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो हमसे ये कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, अब चलिए अगर इसी चीज़ में अगर आप अच्छे से समझो इस बात को तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए ज़रा गौर से कि A1 में अगर हमने यहाँ पे D को ऐड किया, ठीक है, D को ऐड किया यानी कुछ ना कुछ इससे हम लोग बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, तो D को ऐड किया तो आपका A2 वैल्यू आया था। ठीक है, ये आपका अगैन D को हमने ऐड किया तो A3, अगैन D को ऐड किया तो हमने A4 पाया। तो क्या इसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि फर्स्ट टर्म जो है आपका वो अगर A है, फर्स्ट टर्म इज A, यहाँ पर मैं सेकेंड टर्म लिख रहा हूँ, ये आपका थर्ड टर्म लिख रहा हूँ, ये आपका फोर्थ टर्म एज एन लास्ट टर्म में चलते हैं nth टर्म। ठीक है, तो अगर इस फर्स्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ आपको कि A है, फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो नोन एज A, तो इसका सेकेंड टर्म में क्या होगा, तो आप जानते हो कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, A में ही उस डिफरेंस को मैं अगर ऐड कर दूँ तो आपका सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको देखोगे तो ये आपका इसमें फिर से D को ऐड करूँगा तो A प्लस D, अगैन एक और D हो जाएगा तो A प्लस 2D हो जाएगा फाइनली। तो इसी प्रकार अगर इसके मैं लिखूँ तो A प्लस में 3D लिख सकता हूँ ना, और सो ऑन। ऐसे अगर मैं A फिफ्थ के लिए लिखूँ यहाँ पर टर्म तो आपका A प्लस 4D हो जाएगा ना। अगर A सिक्स के लिखूँ तो A प्लस में 5D हो जाएगा ना। तो सिमिलरली अगर मैं nth टर्म के लिखता हूँ तो आप गौर करोगे कि जब सेकेंड टर्म था तो यहाँ पर 1 मल्टीपल इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, अगर 3 है तो 2 आ गया, 4 है तो 3 आ गया, 5 है तो 4 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो भी टर्म है, जो भी टर्म लिखते हो उससे बस एक कम होता है आपका इस डिफरेंस का कोएफिशिएंट। तो 6 टर्म है तो इस डिफरेंस का कोएफिशिएंट कितना है 5 है। तो अगर nth टर्म है, n टर्म है तो n से जस्ट एक कमेगा तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर n-1, और किसका कोएफिशिएंट होगा D का, और प्लस A तो सभी में जुड़ा हुआ है तो प्लस A। तो इस प्रकार आप देखोगे क्या कि हमारे पास जो nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ चुका है कि nth टर्म इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो कि A प्लस n-1 इंटू D। ठीक, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो ये तो हमारा हुआ बिल्कुल nth टर्म का निकालने का। अगर आप चाहते हो कि nth टर्म का सम निकालने का, उसे भी हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है इसका, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, अब इनके बारे में क्या जानना है आप वो जान लीजिए सबसे पहले कि अगर आप एपी पढ़ रहे हो और सम ऑफ एपी, ठीक है, जैसे समझते हैं मैं इस बात को कि एक बार की बात है, एक कहानी आप सुन लो, एक आप स्टोरी सुन लो इसके बारे में पहले, कि एक बार की बात है जब कार्ल फ्रेडरिक गॉस बिल्कुल अपने चाइल्डहुड में थे, यानी बचपन में थे, जब स्कूल में वो पढ़ा करते थे, जैसे आप लोग वही पढ़ रहे हो, लेकिन इससे भी बहुत कम जूनियर क्लास में, तब उनकी मैडम एक होमवर्क देती है, होमवर्क क्या क्लास वर्क देती है सभी बच्चों को, कहती है क्या कि एक से लेके क्या करो आप 100 तक का सम करके बता दो। ठीक है, टाइम पास करने के लिए जानती थी बच्चे लोग करने में काफ़ी टाइम लगाएंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, ऐसे आप जोड़ते हो ना, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू, ऐसे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 ऐसे करके कंटिन्यू चलते हो। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगाएंगे, तब तक उनका क्लास पीरियड खत्म हो चुका हो सकता है उनका पढ़ाने का मन न हो, जैसे आजकल के टीचर को होता है। लेकिन उसमें से एक होनहार बच्चे थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि आज के डेट में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे। अब चलिए आगे समझते हैं इसमें कि उन्होंने क्या किया, क्यों उनका नाम, जो सबसे पहला उन्होंने ये इन्वेंशन किया फार्मूला का सम ऑफ nth टर्म, उसके बारे में समझते हैं वो कैसे किए। जब उन्होंने होमवर्क मिला, क्लास वर्क मिला कि 1 से लेके 100 तक को जोड़िए, ठीक है, 1 से लेके 100 तक को जोड़ने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही एक आसान सा ट्रिक अपनाया। वो क्या था, उन्होंने क्या किया कि मैं आपको बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू उन्होंने क्या किया कि 100 तक लिख लिया। ठीक है, क्या किया कि 100 तक लिख लिया। आफ्टर देन उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को रिवर्स पैटर्न में लिखना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कि 1 से उन्होंने फिर से यहाँ पर मैं आपको और लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं 99 भी ऐड कर देता हूँ और 98 भी ऐड कर रहा हूँ।
बीच में आपका डॉट डॉट है, 7 8 9 10 सब इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। पूरा 7 के बाद टोटली 9 10 11 12 13 14 पूरा 2 A to Z 98 99 90 और आपका 100। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेडरिक साहब ने क्या किया कि रिवर्स पैटर्न अपनाया, 1 2 3 और इस तरह से कंटिन्यू 4 5 6 7 होते गया और यहाँ पे वापस क्या हो गया आपका 100 इधर 99 98 97 96 इस तरह से पूरा कंटिन्यू बीच में आ गया आपका। और फाइनली क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया। जब इन्होंने जोड़ा तो पता चला कि 100 में 1 जोड़ा तो ये आपका 101, 99 में 2 जोड़ो 101, 99 में 3 जोड़ोगे 101। यहाँ पर सभी में क्या हुआ, यहाँ पर भी 101, यहाँ पर भी 101, यहाँ पर भी 101, सारे पैटर्न में 101 101 101 भर गए। और ये पैटर्न जो था आपका, आप जानते हो कि 1 से लेकर 100 तक गए हैं, 1 से लेकर 100 तक गए हैं, तो टोटल जो है आपका ये 2 टाइम्स ऐड हुआ है, ये 2 टाइम्स ऐड हुआ है और भी कितने का, 100 गुना 100 बार। यानी इस चीज़ को अगर हम जोड़ेंगे तो 100 बार लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि इसका हम क्या करते हैं कि 101 को हमने क्या किया, 100 बार का आधा कर दिया। क्या किया, 100 बार का आधा कर दिया। 100 बार का आधा करने का मतलब ये हुआ कि ये तो आपका पूरा 1 से लेकर 100 तक जोड़ा हुआ है। ठीक है भाई, जोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, चलिए भाई जोड़ दिए 100 तक, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ भी तो करना पड़ेगा। हाफ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है आपका 1 से लेकर 100 तक यहाँ तक जोड़ा गया, फिर से 1 से लेकर 100 तक 2 बार जोड़ा गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका हाफ भी करना पड़ेगा। तो गॉस फ्रेडरिक साहब ने यही किया कि दोनों का क्या किया, गुना कर दिया और यहाँ पे हाफ कर दिया। तो जैसे ही कटेगा 50 टाइम्स में कट गया, यानी कि 101 में जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5050 आ जाएगा। कितने निशान हो गए। तो ये चीज़ तो बस एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन इस पर उन्होंने फार्मूला कैसे बनाया मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी बात को समझते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे पैटर्न अपनाएं कि फर्स्ट टर्म लेते हैं यहाँ पर सपोज कि a, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d और एज इट इज जैसे हम बढ़ते 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 कहाँ तक चल जाए, फाइनली हम लोग चलते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, जो आपका लास्ट टर्म है। मैंने इससे पहले बताया जस्ट कि आपका कैसे आता है, a प्लस n-1 इंटू डी कैसे आ गया, ठीक है। आफ्टर देन थोड़ा सा पैसे चलें तो देखोगे कि यहाँ से आपका बढ़ रहा है, a d जोड़ दिया, इसमें 2d जोड़ दिया, आगे 3d होगा, 4d 5d और लास्ट में जो लास्ट टर्म होगा उससे एक कम होगा n-1। तो इससे जस्ट पहले वाला जो होगा यहाँ पर होगा a प्लस n-2 इंटू डी, n से 2 कम जाएगा, यहाँ पे n-3 इंटू डी। अब इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स पैटर्न में लिख दूँ, ठीक है, इसी चीज़ को मैं क्या करूँ रिवर्स पैटर्न में लिख दूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे a, यहाँ पे क्या लिखोगे a प्लस 2d, यहाँ पे लिखोगे आप a प्लस 3d, इस तरह से कंटिन्यू। और यहाँ पे फाइनली जो आपका आएगा a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ इसके लिए जो होगा a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक है। इसके लिए ये दोनों इसके लिए है, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए मैंने छोड़ रखा है, ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए हो गया, ठीक है। इस बात को और समझते हैं, अगर सबको मैं जोड़ दूँ, इन सभी को मैं जोड़ दूँ, सभी को मैं जोड़ दूँ तो ये जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, ये सम के बराबर होगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर कि s, ठीक है, ये आपका हो गया s, सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, nth टर्म का सीरीज n है तो यहाँ पे nth टर्म लगा देता हूँ। और ये भी सेम पैटर्न में, बस उधर से लिखा हूँ मैं a, तो a प्लस 2d इस तरह से कंटिन्यू आपका आया है बीच में, ये भी सेम टू सेम होगा। अगर हम दोनों को जोड़ें, इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं तो SN जो होगा आपका 2SN के बराबर। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो टर्म गया है a प्लस डी, एक टर्म 2 टर्म, इस तरह से ये आपका जो है nth टर्म तक गया है, nवां टर्म तक गया है, क्लियर, nth टर्म तक गया है, यानी कि n टर्म है आपका, 1 2 3 4 5 ऐसे गया है तो n टर्म। तो यहाँ पर हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, n बार लिखा हूँ तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुना ये चीज़ जो हमने जोड़ा तो इस पूरे को जोड़िए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को जोड़िएगा तो a और a मिल के 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। फिर से अगैन a और a मिल के आपका वापस 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। और ये पैटर्न आपको कंटिन्यू फॉलो होते रहेगा, क्लियर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये जो लिखा हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिस तरह से यहाँ पर 101 101 101 बार बार कितना बार आया, 100 टाइम आया है, तो यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका n टाइम्स आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दिया और चीज़ को हम यहाँ पे उतार दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो आपका ये फॉर्मूला का बन जाएगा। तो ये जो 2 दिख रहा है आपको, इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे देखिएगा कि SN इक्वल टू जो वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर, ये आपका 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये आपका एक कंटिन्यू रूप से फॉर्मूला बन गया।
इसको आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है, इसे आप रिमेंबर कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। चलिए इसके बाद और कुछ फॉर्मूला देखते हैं इसी को तोड़ के, कि अगर मैं लिखूँ Sn इक्वल टू n/2 का n/2 ब्रैकेट में ये जो 2a दिख रहा है इसको मैं 2 बार बांट दूँ a और a प्लस में n-1 इंटू d ऐसे कर दूँ मैं। तो इस टर्म के लिए ये जो आपका a प्लस n-1 इंटू d जो है, a प्लस n-1 इंटू d जो है, ये आपका nth टर्म होता है। तो इसके लिए हम an लिख सकते हैं और nth टर्म को ही हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, सबसे लास्ट वाला टर्म होता है l, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या फिर an लिख सकते हो, तो ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो जब कभी आपका n का वैल्यू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, n का वैल्यू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। या फिर जब कभी आपका n का वैल्यू फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दे रखा हो, लास्ट टर्म नहीं दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। क्लियर है इतना बात? चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि अगर ये सीरीज, एक स्पेशल केस होता है उसको हम लोग नोट डाउन करते चलते हैं, कि अगर ये सीरीज जो है आपका दे रखा, अगर ये नेचुरल नंबर का लिखते हैं हम सम ऑफ नेचुरल नंबर अगर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि n इंटू n प्लस 1/2 कर देना है, बस इतना से सिंपल काम कर लेना है। n इंटू n प्लस 1/2 कर लेना है, बस इतना ऐसा काम करना है। दूसरा लिखते हैं कि सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर, अगर सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर आपको निकालना पड़े, सिर्फ ओड नेचुरल नंबर का, तो सिर्फ आपको n² कर देना, बात खत्म। कितना कर देना? सिर्फ n² कर देना, हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है, सिर्फ n² कर देना है। थर्ड देखते हैं यहाँ पर और कुछ फॉर्मूला लिखते हैं कि सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1, बस इतना कर दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट। कुछ फॉर्मूला और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि अगर सम ऑफ लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर लगा हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आपको पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है, पता होना चाहिए कि आपका करना होगा कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। एक लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग कि सम ऑफ, ठीक है, ये दोनों जो आपका है ये आपका एपी में नहीं होता है, एपी में नहीं होता है, ये भी जो है आपका एपी में नहीं होता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा सीख लो कि सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अगर आपसे ये से पूछ दे तो आपको क्या करना है कि n इंटू n प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। जो आपका नेचुरल नंबर का था ना, तो क्यूब वाला केस में क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है, n इंटू n प्लस 1/2। इतना बात कंटिन्यू अगर समझ गए हो तो थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कंजिक्यूटिव टर्म के बारे में पूछते, ठीक है, कि राइट डाउन द 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी या फिर इन द एपी, तो 3 टर्म्स इन द एपी क्या होता है कि a माइनस डी, a प्लस डी। अगर 4 टर्म के बारे में पूछ दे कंजिक्यूटिव, लगातार में 4 टर्म अगर मानने के लिए कह दे, कोई क्वेश्चन दे दे, तो उसमें कैसे मानेंगे, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस में 3d। अगर 5 टर्म्स के बारे में आपसे पूछ दे, चलिए भाई किसी टर्म में क्वेश्चन दे दे आपके, चलिए भाई बताइए कि 5 टर्म्स इन एपी कंजिक्यूटिव में अगर हो तो क्या मानिएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस में 2d, इस तरह से आप मान लोगे, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि हमारे पास जो एपी का जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने देख लिया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे, कैसे कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो सब जानकारी के लिए आपको कंटिन्यू देखना होगा वीडियो, और कंटिन्यू मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, एक टाइम टेबल में फिक्स कर दूँगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना। आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलते रहेगा, धीरे धीरे चीज़ को उसको पढ़ेंगे, टाइम टेबल बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको ये CBSE टर्म 2 के बारे में मैंने बेसिक डिटेल बता दिया है। थैंक यू।